नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि की परिभाषा, नियम, उदाहरण सहित सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि परिभाषा। विसर्ग ये जो दो बिंदियां हैं आहा की बिंदी जैसे, उसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग से परे, परे यानी आगे, आगे, बाद में या अलग। ठीक है, या अलग। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग जो है, विसर्ग से बाद में या विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन, कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण से सीखते समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मनः है, ठीक है, मनः प्लस विज्ञान। अब इसका क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा, इसमें परिवर्तन आ जाएगा जब हम इसको पूरा लिखेंगे। जैसे मनः विज्ञान, तो मनोविज्ञान हो जाएगा इसका, मनोविज्ञान। जैसे ये है निह प्लस छल, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग श बन जाएगा, आधा श, तो निश्चल हो जाएगा, निश्चल। क्योंकि विसर्ग के आगे में ये स्वर है यानी मात्रा है, विसर्ग से आगे स्वर है, ठीक है, और इसमें विसर्ग से आगे व्यंजन है। तो इसमें क्या लिखा है, विसर्ग से आगे स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है। ये विसर्ग में परिवर्तन हो गया, यानी विसर्ग क्या बन गया कि मात्रा आगे, सामने आ गई, स्वर आ गया है, तो विसर्ग बन गया है ओ की मात्रा में बदल गया है। और इसमें जो विसर्ग है आधा श में बदल गया है, क्योंकि इसके आगे व्यंजन था। ठीक है, अब विसर्ग संधि के मुख्य नियम और उदाहरण। अब मुख्य नियम और उदाहरण से अपन और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है ना। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श, आधा श हो जाता है। जो विसर्ग है, ऐसे भी जो विसर्ग है, तो यदि विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि च या छ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आधा श हो जाता है। यदि ट या ठ, यदि विसर्ग के बाद ट या ठ होगा तो विसर्ग क्या हो जाएगा, श, आधा श, ये हलंत लगा दिए, आधा श हो जाएगा। और त या थ हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा श हो जाता है। यदि ट या ठ हो विसर्ग के आगे तो विसर्ग आधा श हो जाता है। और त या थ हो तो विसर्ग स, आधा स हो जाता है। आधा स यानी नीचे जो हलंत लगा है उसको आधा कहेंगे। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे दुह, ये हलंत विसर्ग लगा है, दुह प्लस चरित्र। ठीक है, तो विसर्ग के आगे क्या है, च, ये विसर्ग के आगे च है, तो च क्या हो जाएगा, आधा श में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। ये विसर्ग जो है आधा श हो जाएगा और ये चरित्र जैसा कि वैसे लिखेंगे हम, दुष्चरित्र।
ठीक है, ये देखो विसर्ग के आगे च लगा हुआ है। अब निह प्लस छल, तो विसर्ग के आगे क्या लगा है, लिखा है छ, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा श हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा आधा श, और ये छल, निश्छल। ठीक है, यानी विसर्ग के आगे है आधा, ये छ लिखा है, इसलिए विसर्ग आधा श बन गया है, और विसर्ग के आगे ये च लिखा है। ठीक है ना, तो ये जो है विसर्ग क्या बन गया है, आधा श, क्योंकि इसके आगे च लिखा हुआ है। अब और उदाहरण देखते हैं, धनु टंकार। अब विसर्ग के आगे ट लिखा हुआ है, देखो ये ट लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, आधा श। तो कैसे लिखेंगे इसको, धनुष, ये आधा श हो गया विसर्ग की जगह पे, और फिर टंकार, धनुष टंकार, ये विसर्ग के आगे ट लिखा है। अब ये उदाहरण देखिए, मनः प्लस ताप, तो विसर्ग के आगे क्या लिखा है, त या थ हो लिखा है, तो उसको आधा स हो जाएगा। इसके आगे त लिखा है, तो क्या हो जाएगा, मनस्ताप। विसर्ग क्या बन गया, आधा स, और ये ताप, मनस्ताप। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए, विसर्ग के बाद श या श षटकोण का, यानी श या तो स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, या उसकी जगह आगे वर्ण लग जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद श, श या स हो तो विसर्ग, यानी ये जो विसर्ग है ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी इसको कुछ अलग नहीं करते, इसको लिखना पड़ता है ना, या तो उसकी जगह पर कोई वर्ण लग जाता है, या तो ज्यों का त्यों रहेगा, या तो इसकी जगह पर कोई वर्ण लग जाएगा। अब उदाहरण देखेंगे, निह प्लस संदेह। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा ये, निसंदेह, निसंदेह ऐसे ही लिखेंगे, ज्यों का त्यों रहेगा विसर्ग, या तो निसंदेह। ये स है, इसलिए इसके आगे स लग, आधा स लग जाएगा, निसंदेह। या तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ज्यों का त्यों रहेगा, या इसको आधा कर देंगे, निसंदेह। दूसरा है दुह प्लस शासन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग जैसा का वैसे ही रहेगा, दुशासन, जैसा का वैसे ही रहेगा, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखेंगे। या तो इसको भी, जैसे ये श है, जैसे इसमें स था तो इसको आधा स किए, इसमें श है तो इसको भी आधा श कर सकते हैं, दुशासन। ठीक है, अब तीसरा नियम देखेंगे, विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी आधा स हो जाता है। विसर्ग के आगे या बाद में क अक्षर हो, क वर्ण हो, तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, ये जो विसर्ग है ये स, आधा स में बदल जाएगा। जैसे पुरः प्लस ता, अब ये विसर्ग के आगे क्या है, क है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा स, तो क्या लिखेंगे इसको, पुरस्कार। ये विसर्ग क्या बन गया, आधा स। ठीक है, जैसे दूसरा है नमः प्लस कार, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, क्योंकि इस विसर्ग के आगे क है तो ये भी आधा सा बन जाएगा, नमस्कार। अब चौथा नियम है, विसर्ग के पहले ई या उ, छोटी ई या छोटा उ हो, और बाद में क, ख, ट,
ठ, प या फ हो तो विसर्ग आधा श हो जाता है। ठीक है, यानी विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प या फ हो तो विसर्ग क्या बन जाता है? ये विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा श। अब इसके उदाहरण देखिए, निह प्लस काम। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या है? छोटी ई, मात्रा आ गई है। ठीक है, और बाद में क्या है? क है। तो अब ये विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा श। तो निह प्लस काम को क्या हो जाएगा? निष्काम। विसर्ग क्या बन गया है? आधा श। अब दूसरा उदाहरण है, निह प्लस फल। ठीक है, विसर्ग के पहले छोटी ई आई है और विसर्ग के बाद फ आया है तो विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा श। तो ये क्या हो जाएगा? निष्फल। ठीक है, अब ये तीसरा उदाहरण देखो, दुह प्लस प्रकृति। अब विसर्ग के पहले छोटा ऊ आ गया है, छोटा ऊ की मात्रा आ गई है। ठीक है, और विसर्ग के बाद प आया है, प्र लिखा है लेकिन प्र प से ही बनता है तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा श। तो इसको कैसे लिखेंगे? दुष्प्रकृति। ठीक है, तो ये जो बिंदी, जो दो बिंदियां हैं इसको विसर्ग कहते हैं। अब पांचवा नियम पढ़ेंगे, समझेंगे। विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, और आगे व्यंजन हो तो अ और अहा यानी विसर्ग। ठीक है, विसर्ग अहा के स्थान पर ओ हो जाता है। फिर से एक बार समझो, विसर्ग से पहले अ यानी विसर्ग है, पहले अ की मात्रा यानी खाली शब्द हो। अ है खाली शब्द, इसमें मात्रा नहीं है, वैसे बिना मात्रा वाला कोई अक्षर हो, वर्ण हो, यानी इसको अ कहेंगे। ठीक है, और विसर्ग के बाद अ या अ हो यानी इसमें भी मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाला है, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा में बदल जाएगा। विसर्ग के पहले भी खाली शब्द है, विसर्ग के बाद भी खाली शब्द है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ की मात्रा में बदल जाएगा। अब इसको लिखेंगे, जैसे लिखा है मनः प्लस रथ। अब ये इसको कैसे लिखेंगे? मनो, ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा विसर्ग, मनोरथ। ये क्यों बदला ऐसा? क्योंकि विसर्ग के पहले बिना मात्रा वाला वर्ण है, विसर्ग के बाद भी बिना मात्रा वाला वर्ण है यानी अ है, इसमें अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग क्या बन जाएगा? ओ की मात्रा बन जाएगा यानी मनोरथ हो जाएगा। जैसे यशः प्लस अभिलाषी। अब विसर्ग के पहले श है, इसमें मात्रा नहीं है, विसर्ग के बाद अ है, इसमें भी मात्रा नहीं है, यानी अ वाले वर्ण है ये। तो ये जो विसर्ग है क्या बन जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, यशो भिलाषी, यशोभिलाषी। ठीक है, ये अ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अ इसी में, ये श जो है श में ही आ को बदल दिया गया है। अब छठवा नियम पढ़ेंगे, समझेंगे। विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो यानी मात्रा। ठीक है, और आगे
य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग आधा र में बदल जाता है। इसको घोष वर्ण भी कहते हैं, हम उसको आगे वीडियो में बताएंगे आपको। तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। विसर्ग से पहले आ, यानी इसमें देखो विसर्ग के पहले आ की मात्रा भी नहीं है और खाली अ भी नहीं है, यानी बिना मात्रा वाला शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है ये, और इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। यानी विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो। इसमें कौन सा स्वर है? ई का स्वर है ना। और आगे य र ल व ह हो। ठीक है, तो यानी क्या है? य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। तो अब देखिए उसका उदाहरण, निह प्लस धन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे? बदल जाएगा विसर्ग आधा रा में, तो नि ध और ऊपर रा की रेख में बदल गया वो निर्धन, यानी आधा रा हो गया ये निर्धन। ठीक है, निह प्लस आशा। इसके पहले आ और अ नहीं है और इसके आगे जो है आ है, आशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विसर्ग क्या बन जाएगा? ये भी आधा र या र में बदलेगा, तो निराशा, यानी विसर्ग र बन गया है और ये आ है, आ यानी मात्रा, आ की मात्रा, तो ये इसमें लग जाएगी और ये शा, निराशा। ठीक है, निह प्लस आशा बराबर निराशा। अब ये देखिए, निह प्लस म ल, तो ये इसमें अ है। ठीक है, और ये जो है इसके आगे छोटी की मात्रा है ना, तो ये जो विसर्ग है इसमें आधा रा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निर्मल। ऊपर रा की रेख लगा देंगे, यानी र का कैसा उच्चारण करेंगे? र आधा भी लगेगा, र पूरा भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेंगे फिर से। विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और आगे य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। अब 7वां नियम देखेंगे। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? कि छोटी की मात्रा, यानी छोटा ऊ, छोटी ई, ये मात्रा हो, है ना। ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर कर दिया जाता है। दीर्घ यानी बड़ी की मात्रा। ठीक, यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है, यानी विसर्ग को अलग कर दिया जाता है और उससे पहले छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा कर दिया जाता है। ठीक है, छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा यानी दीर्घ स्वर और छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व स्वर। अब उदाहरण देखिए, जैसे ये क्या है? निह प्लस रोग। ठीक है, ये विसर्ग के आगे क्या आ गया? र आ गया है, तो निह प्लस रोग क्या हो जाएगा? ये छोटी की मात्रा है, तो इसको तो अलग कर देना है, हम विसर्ग नहीं लिखेंगे। छोटी की मात्रा क्या बन जाएगी? बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी, ये बड़ी की मात्रा, तो निरोग हो जाएगा, निरोग। विसर्ग लोप हो जाता है लिखा है यदि विसर्ग के आगे र होगा तो इसको अलग कर दिए हैं और छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल दिया गया है। जैसे ये वाला देखिए, निह प्लस रव, इसमें भी विसर्ग के आगे र है, तो अब इसमें भी जो छोटी की मात्रा है यानी ह्रस्व है उसको दीर्घ में बदलेंगे, नीरव।
अब इसमें देखिए निह प्लस रस, इसमें भी विसर्ग के आगे र आया है, तो ये छोटी की मात्रा जो है यानी ह्रस्व जो है दीर्घ में बदल जाएगा और विसर्ग को लोप कर देंगे, तो हो जाएगा नीरस। अब 8वां नियम और सबसे लास्ट का नियम पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब विसर्ग को भी लिखना पड़ता है, ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है, ठीक है। विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ यानी खाली वर्ण हो, इसमें बिना मात्रा का, इसमें कोई मात्रा नहीं है, और बाद में क या प हो, तो इसमें क है, ठीक है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे लिखा है अंतः प्लस करण, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, विसर्ग सहित लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अंतः करण, ठीक है, अंतःकरण। अब दूसरा उदाहरण देखो, प्रातः प्लस काल, तो ये विसर्ग के पहले त है यानी अब बिना मात्रा वाला, और विसर्ग के बाद क है, तो इसमें भी विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रातः काल, ठीक है। तो आपने विसर्ग संधि की परिभाषा, नियम, उदाहरण सीखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।